हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे चंकिंग के बारे में। सो चंकिंग क्या होता है, क्यों चंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक आइडियल चंक अगर तुम बना रहे हो तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए, देन कुछ फैक्टर्स कंसिडर क्या क्या करने चाहिए स्पेशली डेटा के रिस्पेक्ट में, वो सब हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। उसमें एक दूसरा फैक्टर भी था चंक साइज कंसिडरेशंस में मॉडल का। तो आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मॉडल दो टाइप के देखो होंगे। पहला कि एक तुम्हारा एम्बेडिंग मॉडल, दूसरा एक एलएलएम जो कि तुम्हारा एक्चुअल रीजनिंग करेगा एंड आंसर देगा यूज़र का। यही दो मॉडल होगा जो भी तुम्हारा रैक पाइपलाइन है उसमें। अब एम्बेडिंग मॉडल में तुम्हें बस एक छोटा सा चीज़ ध्यान तुमको रखना होगा कि तुम जो भी चंक साइज बना रहे हो वो एम्बेडिंग मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर उससे बड़ा होगा तो या तो एम्बेडिंग मॉडल जो एक्स्ट्रा टोकन्स होंगे उसको ट्रंकेट करके तब फिर अपने एम्बेडिंग वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करेगा या फिर एक एरर रिटर्न कर देगा। तो चलो गूगल पे थोड़ा देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज क्या क्या होता है अलग अलग एम्बेडिंग मॉडल्स का। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कुछ एग्जांपल्स है। जैसे बहुत पहले के जो मॉडल्स होते थे E5 BG बेस तो 512 टोकन जो कि बहुत छोटा है। अब जैसे आजकल के एम्बेडिंग मॉडल जो हो गए ओपन एआई टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल जीना V2 8,000 के आसपास है। क्वेन में भी तुम्हारा 8,000 से लेके 32,000, मतलब 8,000 25,000 32,000 ऐसे तुम्हारा मान के चलो आज के समय में तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। तो तुम्हारा जो चंक साइज है उसमें अगर नंबर ऑफ टोकन्स किसी भी एम्बेडिंग मॉडल के कॉन्टेक्स्ट विंडो से बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कहने का बेसिक मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो यानी कि कितना टोकन्स एक बार में ये एम्बेडिंग मॉडल प्रोसेस कर सकता है। तो उससे कम ही तुमको रखना होगा अपने चंक साइज में, यानी कि तुम्हारे एक चंक में कितना नंबर ऑफ टोकन्स रहेगा। ये बात हो गई। अब एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट विंडो के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा तुमको सोचना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि तुम एक एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट विंडो में, हम यहाँ पे सिर्फ एक रैक पाइपलाइन का बात कर रहे हैं, अगर तुम कोई एजेंट बनाते हो तो उसमें इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स आ सकते हैं। तो क्या क्या कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट विंडो को फिल करेगा? एक तो जो तुम्हारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यूज़र का क्वेरी, जो भी तुम्हारा रिट्रीव चंक्स रहेगा या फिर कॉन्टेक्स्ट रहेगा इन केस ऑफ अदर काइंड ऑफ पाइपलाइंस लाइक एक एजेंटिक एआई रहेगा, और तुम्हारा जो मॉडल का रिस्पॉन्स आएगा वो भी इसी में फिट होगा। तो एजेंट रहेगा तो उसमें रिस्पॉन्सेज भी बहुत सारे आते हैं, मतलब दैट गोज इन साइड अ लूप कि जब तक मेरे को अपना रिस्पेक्टिव आंसर मिलता ना जाए तो सारे रिस्पॉन्सेज उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में ही फिल होंगे। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एलएम का कॉन्टेक्स्ट विंडो 75,000 टोकन है। सिस्टम प्रॉम्प्ट तुम रखते हो 1,000 टोकन्स का, यूज़र क्वेरी मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकली 200 टोकन तक जाएगा। अब अगर चंक तुम रिट्रीव करते हो 10, और दो केसेस ले रहे हैं, एक तो स्मॉल चंक्स जिसमें चंक साइज 500 तुम ले रहे हो और लार्ज चंक्स जिसमें 5,000 ले रहे हो, दोनों ही में तुम्हारा टोकन्स कंजम्पशन टोटल कितना हो जाएगा सिर्फ इस चंक से? एक में 5,000, एक में 50,000। अब ये मैथ करोगे कि 75,000 में तुम ये दोनों माइनस करो और फिर ये माइनस करो तो रेस्पेक्टिव केसेस में इतना नंबर ऑफ टोकन्स तुम्हारा बच रहा है कॉन्टेक्स्ट विंडो में। तो अब देखो, तुमको ध्यान क्या रखना होगा कि चंक साइज इनटू नंबर ऑफ चंक्स जो कि तुम्हारा जो टोटल टोकन्स बनाएगा वो जो भी खाएगा तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट विंडो में, और जो फिर उसका बाद रिमेनिंग निकल के आएगा वही तुम्हारे लिए आगे बचेगा। तो अगर सिर्फ एक सिंपल रैक पाइपलाइन है तो इसमें हो सकता है तुमको ऐसे नहीं दिख रहा हो कि ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी तो मेरे पास 24,000 के आसपास बचा हुआ है। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा एजेंट है जिसका एक टूल ही एक रैक पाइपलाइन है और उसके अलावा वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे इंटरनेट सर्च कर सकता है, कोई पीडीएफ पढ़ सकता है या फिर कुछ डेटा फ्रेम्स को रीड कर सकता है, तो अब उन सब को उस एजेंट को प्रोसेस करने के लिए सिर्फ इतना ही तुम्हारे पास टोकन्स बचा हुआ है। वहीं इस केस में इतना टोकन्स बचा हुआ है, तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ चंक्स तुम रिट्रीव करोगे फाइनली अपने कॉन्टेक्स्ट में और जो चंक साइज होगा वो दोनों मिल कर डिसाइड करेगा कि आगे की चीज़ों के लिए तुम्हारे, क्योंकि एजेंट में तो एक ही एलएलएम होता है, तो तुम्हारे एलएलएम के पास कितना नंबर ऑफ टोकन्स और भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए बचा हुआ रहेगा। तो ऐसा भी कभी मत कर देना कि जब तुम्हारा टोटल टोकन्स इतना ज़्यादा हो जाए कि ये कॉन्टेक्स्ट विंडो तुम्हारे पास छोटा बचे। हालांकि क्योंकि आजकल के मॉडल्स 1 लाख से ज़्यादा टोकन्स के आ गए हैं, स्पेशली क्लॉड तो अब 10 लाख तक आ गया है।
तो बहुत इतना अंतर तुमको नहीं समझ में आएगा, बट स्टिल इट कैन बी इम्पॉर्टेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये ऐसा पॉइंट है कि तुमको ऐसे समझ में ही नहीं आएगा कि इसका क्या ही इंपॉर्टेंस है, अनटिल अनलेस यू हिट दिस पॉइंट। कभी प्रोडक्शन में या कभी कोई ऐप बनाते समय ये सामने प्रॉब्लम तुमको फेस करना पड़ गया, तभी इसका रियलाइजेशन होगा। ऐसे उतना कुछ ध्यान देने का इसमें बात लगता भी नहीं है। तो ठीक है, ये मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि चंक साइज क्या रखना है। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि रिट्रीविंग जो होगा, बेसिकली तुम जो भी एम्बेडिंग्स बनाओगे अपने चंक्स के मदद से, उसको तुम स्टोर करोगे किसी भी वेक्टर स्टोरेज में। कुछ भी हो सकता है, कोई वेक्टर डेटाबेस ले सकते हो या फिर फाइल्स क्रोमा जैसे वेक्टर स्टोर्स में डाल सकते हो। अब स्टोर किया तो फिर रिट्रीवल भी करोगे किसी क्वेरी के रेस्पेक्ट में, राइट। तो अब इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे चंक साइज का, वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन लिए है, मान लो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स तुम 10,000 रख रहे हो और हर डॉक्यूमेंट का साइज हम ले रहे हैं 1 लाख टोकन पर डॉक्यूमेंट ऑन एन एवरेज। एम्बेडिंग जो भी मॉडल तुम यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारे हर एक चंक को एक 1536 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के वेक्टर में प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि इंकोड करेगा। तो मान लो तुम्हारा एक चंक है, उसको तुम एक 1536 एलिमेंट्स के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स इट। अब मान लो तुम्हारा वो एम्बेडिंग मॉडल में जो भी तुम्हारा एलिमेंट्स है वो सारे तुम्हारे फ्लोट 32 प्रेसिजन के हैं। तो इट्स अराउंड 6 KB ऑफ डेटा पर एम्बेडिंग बाय दिस मैथ्स की। 32 मतलब 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स, और 1536 एलिमेंट्स यानी कि टोटल 6144 बाइट्स पर एम्बेडिंग विच इज़ अराउंड 6 KB। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल से मैथमेटिकल केस को दिखाते हैं। तो मान लो अगेन 500 टोकन्स का तुम्हारा स्मॉल चंक्स है और 5000 टोकन्स का तुम्हारा लार्ज चंक है। तो तुम चंक्स, नंबर ऑफ चंक्स पर डॉक्यूमेंट कैसे निकालोगे? तो ये था तुम्हारा डॉक्यूमेंट साइज। तो तुम इसको डिवाइड कर दो 500 से, तो तुम्हारा 200 आएगा। एंड ऑन द सेम टाइम तुम अगर इसको 5000 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। सिंपल मैथ्स। अब टोटल नंबर ऑफ चंक्स अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स कितने होंगे? जितना चंक होगा उतना ही एम्बेडिंग होगा। तो अब इस नंबर को ले लो और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से तुम मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये तुम्हारा आ रहा है 2 लाख और ये तुम्हारा 20 लाख। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा चंक साइज छोटा था बड़ा था, तुम्हारा नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स पर चंक तो एक ही है। तो जितना चंक होगा उतना एम्बेडिंग्स होगा, और तुम्हारा हर एक एम्बेडिंग का जो साइज है वो भी सेम है। तुम अगर 500 टोकन्स को सेम एम्बेडिंग वेक्टर में डालते हो यानी कि 1536 के एलिमेंट्स वाले में, तो भी उतना ही साइज होगा इसके अराउंड, और 5000 डालते हो तो भी उतना ही होगा। यही नहीं, तुम 5 टोकन भी डालोगे तो भी वही होगा, और 50,000 टोकन डालोगे अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो अलाउ करता है तो भी उतना ही होगा। क्योंकि तुम्हारा एंड स्टेट पर एम्बेडिंग फिक्स है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तो एम्बेडिंग मॉडल पर फिक्स रहता है और ये डायनेमिक नहीं होता है। तो अब तुम्हारा स्टोरेज साइज कितना हो जाएगा? अब तुम ये लो, ये दोनों नंबर ले लो और इंटू 6 KB कर दो, तो दैट विल कम अराउंड 1.2 GB फॉर लार्ज चंक साइज एंड 12 GB इन स्मॉल चंक साइज। तो अब तुम देख लो, जितना नंबर ऑफ चंक्स पर डॉक्यूमेंट था उतना ही तुम्हारा फैक्टर से तुम्हारा स्टोरेज हो रहा है। कहाँ 1.2 GB, कहाँ 12 GB। अब बड़े स्केल पे जहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट साइज और बड़ा होगा, अब ये मान लो अगर फ्लोट 64 होगा, एम्बेडिंग डायमेंशन अगर बढ़ेगा, तो तुम सोच सकते हो कि दिस विल ऑब्वियसली गो अप, यहाँ से नीचे तो नहीं आएगा। ये तो एक थोड़ा सिंपल एक एवरेज सा केस लिए हैं। तो तुम अब ये बात समझ सकते हो कि तुम्हारा जो भी वेक्टर स्टोरेज या डेटाबेस तुम लोगे उसमें तुम्हारा इंडेक्सिंग करने का साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स स्टोर करना है तुमको, ज़्यादा स्टोरेज लग रहा है, तो भाई इंडेक्सिंग भी उसमें करने में ज़्यादा बढ़ा जाएगा तुम्हारा। जहाँ पे स्मॉल चंक साइज रहेगा वहीं यहाँ पे तुम्हारा एक मॉडरेट रहेगा। अब जब अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर रिट्रीवल होता है तुम्हारे एक वेक्टर स्टोर में, उसमें एग्जैक्ट रिट्रीवल नहीं होता है। होता ये है कि तुम्हारा मान लो ठीक है इतना टोटल चंक्स है, अब कोई भी क्वेरी आया उसका भी एक एम्बेडिंग होगा, और इन सारे एम्बेडिंग्स के साथ तो तुम डायरेक्टली मैच नहीं करते हो। डायरेक्ट मैच यानी कि तुम कोसाइन या फिर डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली सारे से तुम नहीं निकालते हो, क्योंकि दैट विल बी वेरी स्लो। तो कुछ इंडेक्सिंग टेक्निक्स होते हैं जैसे HNSW, इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स। तो इन सब की मदद से अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट नेबर्स निकाला जाता है, नॉट एग्जैक्ट, विच इज़ अराउंड मोर देन 99% राइट होता है। तो इसलिए बड़े स्केल पे प्रोडक्शन में ये सही चलता है। तो अब ज़्यादा नंबर ऑफ तुम्हारे चंक्स रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स रहेगा, तो फिर रिट्रीव करने में भी तो ज़्यादा समय लगेगा ना। ऑब्वियसली अब
10 टाइम्स अगर ज़्यादा नंबर ऑफ चंक्स हैं, तो तुम अगर ANN भी करते हो, अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च भी करते हो, तो तुमको यहाँ पे कम नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स में सर्च करना है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स में सर्च करना है। दैट्स वाई लेटेंसी तुम्हारी छोटे चंक साइज में हायर होगी। अगेन, इंडेक्स जो तुम्हारा बिल्ड करने का टाइम होगा वो तुम्हारा स्लो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स तुम स्टोर कर रहे हो। कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा जाएगा अगेन, क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज ले रहे हो। ऑन ऑन द अदर हैंड तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट लो जाएगा एंड फास्ट इंडेक्स बिल्डअप होगा। अगर तुमको फिर से एम्बेडिंग करना पड़ा, मान लो कि तुमको पूरा का पूरा जितना भी तुम डॉक्यूमेंट्स या चंक्स स्टोर कर रहे थे, तुमको सारा का सारा एम्बेडिंग फिर से बनाकर फिर से स्टोर करना पड़ा, तो इंडेक्सिंग भी फिर से होगा। या फॉर सम रीज़न कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डालने हैं एंड इंडेक्स फिर से बिल्डअप हो रहा है, इन एनी केस तुम्हारा छोटे चंक साइज में ही, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ इस चंक्स या एम्बेडिंग्स स्टोर कर रहे हैं अगेन, तो दिस विल गो हाई एंड इधर ये सारे फैक्टर्स लो होंगे। एक चीज़ यहाँ पे अच्छा रहेगा कि तुम्हारा जो रिट्रीवल प्रिसीजन होगा, क्योंकि स्मॉल चंक साइज है, तो तुम्हारा किसी बात के लिए सटीक आंसर उसमें रखा हुआ है, तो इसलिए कम नंबर ऑफ चंक एक्सट्रैक्ट करने में भी तुम्हारा प्रिसीजन हाई आ जाएगा, मतलब एक दो चंक्स में तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर तुमको मिल जाएगा। वहीं पे लार्ज चंक्स में तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो भी सकता है आधे चंक में, और आधे चंक में हो सकता है इधर उधर की बातें हों, कुछ और एक्सप्लेनेशन हो जो, तो हो सकता है रिलेवेंट ना हो, या रिलेवेंट हो भी तो बहुत ज़्यादा और चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब तुमको 5-7 चंक्स की ज़रूरत हो कि तुम अपना पूरा एक कहानी ले सको। जैसे मान लो अगर कुछ क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ अटेंशन मैकेनिज्म इन LLMs, तो तुम इसको एक सिंपल से 500 टोकन्स में तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, तुमको चाहिए एक पेज का कंटेंट जिसमें 5 तुमको चंक्स लग सकते हैं, 5-5 हज़ार टोकन्स के। तो वहाँ पे तुम्हारा एक चंक इज़ नॉट दैट प्रिसाइज टू गिव यू दैट आंसर, ये मतलब हुआ। अब कंटेक्स्ट की कंप्लीटनेस, तो इसमें क्या है कि प्रिजर्व रहता है कि और क्या बात हो रहा है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में जानकारी रहेगी। लेकिन स्मॉल चंक साइज में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे, पॉइंट पे फोकस्ड है ना तुम्हारा हर एक चंक, तो बाकी के PDF में या फिर बाकी के डॉक्यूमेंट में क्या बात हो रही है, इन सब चंक्स के बीच में आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं, उसके बारे में ज़्यादा इसमें नहीं रहता, तो इसलिए दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेड, मतलब कॉन्टेक्स्ट है इसमें, कि कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहेगा कि पिछले पैराग्राफ से क्या रिलेशन था, क्या चीज़ चल रही है, बात तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ नरेशन, वो इसमें मेंटेन्ड रहेगा। एंड इवन इनसाइड वन चंक, क्योंकि चंक साइज बड़ा है, तो एक काइंड ऑफ 5,000 टोकन तो तुम कह सकते हो छोटा सा कहानी ही चल रहा है, एक थोड़ा बड़ा पैराग्राफ किसी टॉपिक के बारे में, तो दैट वो जो बड़ा पैराग्राफ तुम लोगे किसी टॉपिक का, वो भी तो खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है कि तुम्हारा कैसे, क्या टॉपिक के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो दिस इज़ वन पॉइंट। ओके, अब नॉइज़ की बात करो तो ऑब्वियसली लार्ज चंक साइज में ज़्यादा नॉइज़ होने का चांस रहता है अगेन, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा रह सकता है अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्ट आंसर्स। अगेन, जैसे मान लो तुम 5,000 टोकन का ले लिए, तुमसे पूछा जा रहा है कि एम्बेडिंग, तुम्हारे किसी एम्बेडिंग मॉडल का एम्बेडिंग साइज़ कितना है। अब 5,000 टोकन्स में से तुमको ये वाला आंसर, जैसे मान लो 1536, 10-12 टोकन से मिल जाएगा, बाकी सारे टोकन्स तो तुम्हारे लिए फालतू हो गए, कोई रिलेवेंट नहीं हुआ। वही मान लो अगर 100 टोकन के आसपास तुम्हारा, अगर तुम्हारा छोटा चंक रहता है, तो 10-12 टोकन आउट ऑफ 100 एंड आउट ऑफ 5,000, तो तुम देख सकते हो वो रेशियो का कितना अंतर पड़ेगा। तो दैट्स वाई इसमें नॉइज़ का चांस ज़्यादा रहता है और इसमें लो रहता है, अगेन फोकस्ड ऑन वन पॉइंट, स्मॉल चंक्स। स्केलेबिलिटी में, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बताए थे, ज़्यादा नंबर ऑफ चंक्स रहेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स होगा, तो दैट इज़ गोना बी एक्सपेंसिव एट स्केल, ज़्यादा स्टोरेज लेगा, और ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है लार्ज चंक साइज। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा एक पॉइंट की स्टोरेज एंड रिट्रीवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्ज चंक साइज के साथ क्या गारंटी है कि तुम्हारा एक एम्बेडिंग वेक्टर में जो भी तुम 5,000 टोकन ले रहे हो वो कंप्लीटली बढ़िया से रिप्रेजेंट हो पा रहा हो। कहने का मतलब इसको हम ऐसे समझाते हैं कि मान लो तुम्हारे पास 1 MB का एक इमेज है, अब तुम उसको चाहते हो कंप्रेस करना या इनकोड करना 0.9 MB के किसी वेक्टर में, मान लो, ठीक है, या कुछ भी कोड हो 0.9 MB के साइज़ का हो। वहीं तुम्हारे पास एक और इमेज हो जो कि तुम मान सकते हो कि 10 MB, 20 MB, 50 MB ऐसे कुछ हो, इंटू 10 टाइम्स तुम मान लो 10 MB का है, उसको तुम 0.9 MB में तुम इनकोड करना चाहते हो। तो अब तुम खुद सोचो कहाँ पे तुमको
ज़्यादा डर लगेगा कि तुम्हारा इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। ऑब्वियसली 10 MB वाला में क्यों, क्योंकि वो जो तुम शिफ्ट ला रहे हो उससे तुमको पता है कि शिफ्ट इतना ज़्यादा हो जाएगी, कहीं ना कहीं इनकोड करने के चक्कर में हमारा इंफॉर्मेशन लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे डिफरेंस कम है। वही चीज़ यहाँ पर है कि जहाँ पे अगर 100 टोकन्स 500 टोकन्स को तुम 1536 एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहीं पे तुम उसका 10 टाइम्स 5000 टोकन्स को इतने ही साइज में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि इस चंक में जितने भी टोकन है उनका जो भी मीनिंग है वो सफिशिएंटली इनकोड हो पाए और बेटर एक रिच वे में रिप्रेजेंट हो पाए। ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे तुम चंक साइज बढ़ाओगे एक से ज़्यादा टॉपिक एक साथ आएंगे तो वो ब्लेंड होते जाएंगे, तो फाइन ग्रेन डिस्टिंक्शन जो उनके बीच का होगा वो फिर खोने लगेगा तुम्हारा चंक। और जो तुम्हारा वेक्टर जो भी बनेगा ये बड़ा लार्ज चंक का, दैट विल बी एन एवरेज ऑफ लेट्स से 2-3 टॉपिक्स और सेवरल ऑफ द टॉपिक्स। वहीं पे जब छोटा चंक साइज रहेगा तो जो तुम्हारा वेक्टर बनेगा वो किसी एक फोकस टॉपिक का वेक्टर होगा। तो वही बात होगी यहाँ पे कि 4-5 टॉपिक्स एक साथ एक वेक्टर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और 1 या 2 टॉपिक रिप्रेजेंट हो रहा है एक वेक्टर में, तो तुम समझ सकते हो कि कहाँ पर तुमको सिमिलैरिटी मैच करने में सहूलियत होगी। इस कारण ही बोला जा रहा है यहाँ पे कि सिमिलैरिटी के तुम्हारे एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर क्वेरी में रिकॉल यानी कि जो भी तुम्हारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, उसमें से तुम कितना निकाल पा रहे हो ये वाली चीज़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और रैंक कैसे कर पा रहे हो कि क्योंकि तुम कोई पर्टिकुलर स्कोर दोगे सिमिलैरिटी स्कोर, अब अगर तुम्हारे पास कुछ एवरेज वेक्टर्स हैं तो सबका सिमिलैरिटी स्कोर अराउंड 0.65 0.7 और ऐसे ही के आसपास में रहेगा, 0.65 0.67 0.7। ऐसा नहीं है कि किसी 3-4 का 0.85 से ज़्यादा है, बाकी सबका 0.7 से कम है, तो तुम वहाँ पे रैंक नहीं ठीक से कर पाओगे। सब एवरेज ही एवरेज है, कोई भी उसमें से एकदम डिस्टिंक्टिव तुमको सही सही नहीं दिख पा रहा है सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पर। तो वहाँ पे फिर तुमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये केस है जहाँ पे तुम टिपिकल कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी ट्रेड ऑफ बोल सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन क्वालिटी बढ़िया है तुम्हारा, और यहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट कम लग रहा है बट क्वालिटी में तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एक केस हुआ। इसलिए 1000 टोकन 800 टोकन मतलब कुछ बीच का तुम चूज़ करते हो जहाँ पे कॉस्ट एंड क्वालिटी दोनों दोनों तुम्हारे साथ चले। सो दिस वाज वन थिंग। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से हम रिप्रेजेंट अगर करें तो मान लो एक तुम्हारा कुछ क्वेरी आता है जैसे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। तो एक पहला केस क्या है कि स्मॉल चंक्स ले रहे हैं, तो एक आइडिया पर चंक में। जैसे मान लो हर चंक तुम्हारा एक पैराग्राफ है, मान लो तुम्हारा 7 8 9 का तुम्हारा कोई हिस्ट्री बुक से ही ये ले रहे हैं, तो हर चंक मान लो एक पैराग्राफ क्या क्या होगा वो हम बता रहे हैं, जैसे हैवी टैक्सेशन ऑन थर्ड एस्टेट, सोशल इनइक्वालिटी, फूड शॉर्टेज, एनलाइटनमेंट आइडियाज, मोनार्की, डेट, टाइमलाइन, की फिगर्स, इफेक्ट्स, कंपैरिजन मैप। मान लो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर है हिस्ट्री के बुक में किसी तुम्हारे हाई स्कूल के क्लास का। अब हर एक जो भी तुम्हारा पैराग्राफ या टॉपिक है उसको हम एक चंक मान रहे हैं। तो अब मान लो तुम्हारा इस क्वेरी के कोरिस्पॉन्डिंग तुम्हारा सिमिलैरिटी स्कोर अगर कंप्यूट होता है तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा 0.94 0.92, मतलब जो भी हाईली प्रोबेबल रीजंस हैं, जो भी हमें पता है कि हाँ ये रीजंस थे, उसमें तुम्हारा सिमिलैरिटी स्कोर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, विच डिनोट्स डिपिक्ट्स कॉन्फिडेंस कि हाँ ये सारे टॉपिक्स है रेलिवेंट हमारे आंसर को कंस्ट्रक्ट करने में। वहीं पे ये सब चीज़ जैसे की फिगर्स, इफेक्ट्स, कंपैरिजन मैप, इनका सिमिलैरिटी स्कोर कंपैरेटिवली काफ़ी नीचा रहेगा। तुम देख रहे हो कि कहाँ इधर 80-90 वाले परसेंटेज वाले स्कोप में है, कहाँ इधर तुम्हारा 70 से नीचे चला गया है। तो तुमको एक बाउंड्री क्रिएट करने में समझ में आ जाएगा हाँ भाई ठीक है भाई, टॉप 5 टॉपिक्स यहाँ पे मेरे को ठीक लग रहे हैं जो कि रेलिवेंट हैं। अब वही मान लो तुम्हारा हर एक चैप्टर को तुम एक चंक बनाते हो, लार्ज चंक साइज। हर एक चैप्टर तुम्हारे बुक में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1, यूरोप के बारे में बहुत सारा चीज़ था, ठीक है। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें कि कुछ पार्ट ही रेलिवेंट होगा तुम्हारे कॉजेज से रेलिवेंट आंसर लाने के लिए। अब तुम सिमिलैरिटी स्कोर निकालते हो इसके अगेंस्ट में कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑब्वियसली तुम्हारा सबसे ज़्यादा आना चाहिए, 0.77 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि रेवोल्यूशन है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन वाला भी तुम्हारा कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा
ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, जैसा कि हम बोले 70-75% के आसपास में रहेगा, 0.75 के आसपास में। ऐसा नहीं कि 0.9 तक चला जाएगा। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म भी कहीं तुम्हारा कुछ आइडिया रहा होगा तो उसका भी कुछ स्कोर आ रहा होगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, और देख रहे हो कि सब पास पास है, देख रहे हो 0.64 से 0.77, और यहाँ पे तुम देखो 0.45 से 0.94। तो ये जो वेरिएशन आता है ना, ये तुम्हारा रेलिवेंट चंक्स वाले के केस में काफ़ी ज़्यादा आता है, और इसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं आता क्योंकि सब, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत कुछ रहा होगा, कॉजेस भी रहा होगा, टाइमलाइन भी रहा होगा, तुम्हारा कौन कौन राजा के बारे में है वो रहा होगा, कौन कौन जो भी आदमी था, जो भी इवेंट्स हुए हैं, इवेंट का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, सब कुछ रहा होगा ना। तो अगर तुम एक चंक में इसको रिप्रेजेंट करते हो तो सबका गोल मट्ठा बन गया, एक एवरेज बन गया। तो वही अब कह रहे हैं कि कितना अच्छा से ये रिप्रेजेंट कर पाएगा। है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो तुम्हारे वेक्टर में है, लेकिन इधर है कि हर एक वेक्टर तुम्हारा जो एम्बेडिंग्स होगा वो किसी एक फोकस टॉपिक पे डिवोटेड होगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यही हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉजेज में तुम्हारा स्ट्रेट आ जाएगा, तुम्हारा इनक्वालिटी, टैक्स, फूड, आइडियाज़। वहीं यहाँ पे कॉज, इफेक्ट, डेट, पीपल, मैप, कंपैरिजन सब तुम्हारा उसी में मिला हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, यहाँ भी है इन्फॉर्मेशन, लेकिन शार्पली या रिचली रिप्रेजेंटेड होने का चांस कम हो जाता है अगर तुम चंक साइज बड़ा करने लगते हो। तो ये तुम्हारा कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी ट्रेड ऑफ हो गया तुम्हारा इस केस में। अब आ जाते हैं एक आखिरी टॉपिक पर, चंक ओवरलैप के बारे में। तो अगर तुम चंकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट कट्स लगा देते हो, जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे, एक एग्जांपल जैसे देते हैं, मान लो तुम 10,000 टोकन्स है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में, और तुम कट्स लगा रहे हो कि तुम्हारा पहला चंक 1 से 1,000 टोकन तक ही है। अब जैसे ही तुम अगले टोकन पे जाओगे, यानी कि 1,001वां टोकन से, तो तुम्हारा दूसरा चंक स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तुम स्ट्रिक्ट बाउंड्री या स्ट्रिक्ट कट लगा रहे हो कि इसके आगे हम चंक वन को कुछ नहीं पता होगा, और चंक टू को इसके पहले का कुछ नहीं पता होगा, एंड सो ऑन फॉर ऑल द चंक्स। उस केस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का सडन ब्रेक होने के कारण लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट का रिस्क रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कुछ ओवरलैप करवा दें कि कुछ नंबर ऑफ टोकन्स जो कि इस मान लो चंक वन में था, वो टोकन्स फिर से रिपीटेड हम कर दें अगले चंक में भी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंड हो रही हो और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिगिन हो रही हो वो सेम हो, और अगर ये दोनों चंक्स रिट्रीव होते हैं तो एलएलएम को पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, इन दोनों चंक्स में जो आइडिया है वो आइडिया को मेरे को एक साथ जोड़ना है, क्योंकि उस आइडिया का एक ब्रेकेज है ये दोनों चंक्स, इसको जोड़ के मेरे को आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। ये बात एलएलएम को तुम वो अपने आप समझ पाएगा, अदरवाइज इस चीज़ का चांस कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई ऐसे हम लोग रखते हैं कि मान लो 200 टोकन्स का ओवरलैप करना है, तो चंक वन में 1 से 1,000, चंक टू में 801 से 1,800 तक, तो वो आखिर के यहाँ पे 200 और यहाँ स्टार्टिंग का 200 सेम है। सेम थिंग गोज फॉर हेयर फॉर ऑल द चंक्स। तो अब तुम इससे समझ रहे हो कि क्योंकि तुम्हारा यूनिक टोकन्स कम रिप्रेजेंट होगा पर चंक, तो तुमको नंबर ऑफ चंक्स ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 10 चंक की ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग पोजीशंस क्या रहेगा, उसके बेसिस पर तुमको 12 चंक्स का ज़रूरत पड़ेगा। अब नंबर ऑफ चंक्स बढ़ रहा है तो तुम समझ सकते हो कि नंबर ऑफ एम्बेडिंग्स भी तुम्हारा बढ़ेगा, यानी कि स्टोरेज इंडेक्सिंग कॉस्ट पे जो जो बात किए थे वो सारा चीज़ इसमें पिक्चर में आएगा तुम्हारा। अब एक और आइडिया होता है कि जैसे ओवरलैप जो है वो तुम्हारा थोड़ा सा रिलेटिव चीज़ भी हो सकता है, मतलब ये चीज़ काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये तो देखने की बात होगी प्रैक्टिकली तुम्हारे पर्टिकुलर यूज़ केस में। अगर तुम स्मॉल चंक ले रहे हो 100 टोकन 200 टोकन का, तो वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर आइडिया पे फोकस है, तुमको ज़रूरत नहीं है कि किसी किसी अगले चंक से फिर तुम उसमें कुछ ओवरलैप करवाओ, क्योंकि तुम्हारा टारगेट ही था कि हर चंक अपने आप में बिल्कुल प्रिसाइज रहे, सिंगल आइडिया पे फोकस रहे, उसको मतलब नहीं है किसी और चंक से। उस केस में तुमको ओवरलैप उतना कराने की ज़रूरत नहीं है, तो मे बी अगर ज़रूरत पड़े तो 10% ही से कम में तुम रख सकते हो, 10% ऑफ द चंक साइज, यानी कि अब यानी कि अगर तुम्हारा चंक साइज 200 है तो तुम 20 या उससे कम टोकन्स में तुम ओवरलैप रख सकते हो। मीडियम चंक्स अगर तुम्हारा है, जैसे कि 500 टोकन 800 टोकन ऐसे वाला में कुछ साइज में आ रहा है, तो इसमें रिस्क क्या है कि हर चंक हो सकता है ना तो बहुत प्रिसाइज हो और ना तो सफिशियंट एनफ हो, डिटेल्ड एनफ हो, तो उसमें तुमको अच्छा खासा ओवरलैप चंक्स के बीच में रखने का ज़रूरत पड़ सकता है, विच कैन गो टू अराउंड 20%। यानी कि अगर तुम 500 टोकन्स का ले रहे हो एक चंक, तो हो सकता है 100 टोकन्स तुमको ओवरलैप करवाना पड़े।
एंड देन अगर तुम लार्ज चंक्स ले रहे हो तो तुम्हारा टारगेट अगेन वही था कि हर चंक अपने आप में कॉन्टेक्स्ट रिच हो, हमको ज़्यादा चंक्स रिट्रीव ही नहीं करना पड़े कि हमको अपना आंसर बनाने के लिए, तो फिर हम क्यों ही ओवरलैप और एक्स्ट्रा करवाएं, ऑलरेडी चंक साइज बड़ा ओवरलैप करवाएंगे तो। और फिर मेरे को और बड़ा मतलब यानी कि नंबर ऑफ चंक्स तुम्हारा वहाँ पे बढ़ भी जाएगा, तो यानी कि वहाँ पे हम चंक नंबर ऑफ चंक्स भी बढ़ा रहे हैं, और हर चंक अपने आप में एक एवरेज रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पे क्यों ही हम मतलब दोनों ट्रेड ऑफ्स मतलब यानी कि दोनों कॉन्स को हम लेने का चाहत रखेंगे। मतलब यहाँ पे इस बात से कह रहे थे कि तुम्हारा चंक नंबर ऑफ चंक्स तो तुम बढ़ा रहे हो ना अगर ओवरलैप कर रहे हो तो ये वाला चीज़ फैक्टर में आ जाएगा। और लार्ज चंक्स पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन तो बता चुके हैं कि कैसे हम लोग डाउट मतलब उस पर हो सकता है, तो दोनों ही तुम्हारा डिसएडवांटेज इधर आने लग सकता है अगर बहुत ज़्यादा तुम ओवरलैप करवाओ, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं था। बहुत लार्ज चंक और बहुत स्मॉल चंक में कभी आइडिया नहीं था कि तुमको किसी दूसरे चंक का मुंह देखना पड़े, उसका ज़रूरत पड़ जाए, एक चंक में ही तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे तुम अगेन लेस देन 5% के आसपास में तुम काम चला सकते हो। तो ये था चंक ओवरलैप के बारे में। तो जो भी तुम्हारा प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस था उसके बारे में बात कर लिए हैं कि अगेन एक रिव्यू कर लेते हैं कि चंक क्या होता है, जो प्रोसेस किसी भी डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे पीसेस में बांटना क्यों हम लोग करते हैं। पहला रीज़न बताया था कि ये आज के ज़माने में उतना हो सकता है रिलेवेंट ना हो, बट सेकंड एंड थर्ड आर क्वाइट रेलिवेंट एंड विल बी रेलिवेंट अनटिल अनलेस की एलएलएम्स का वर्किंग ही एकदम अचानक से बहुत बदल जाए। देन प्रॉपर्टीज़ का क्या होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्टेबल, इंडिपेंडेंट, सफिशिएंट। फैक्टर्स ले लो तो डॉक्यूमेंट के टाइप पर, डोमेन एम्बेडिंग मॉडल के बेसिस पर कैसा तुम्हारा टास्क या यूज़र क्वेरी रहेगा, चंक साइज में तुम्हारा डेटा कैसा है, डेटा में फिर तुम्हारा जैसे एक्सप्लेनेटरी है या फिर फैक्चुअल चीज़ें हैं या फिर नेचुरल बाउंड्रीज है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में, उन सबको देखने का। अब मिक्सड अब है तो तुम क्या क्या तरीका आजमा सकते हो कि मल्टीपल तरीके तुम रख सकते हो, वो इस डॉक्यूमेंट पे हम लोग देखे थे। मॉडल में एलएलएम के बेसिस पे एम्बेडिंग मॉडल में क्या तुमको ध्यान रखना है वो बता दिए। देन इम्पैक्ट ऑन स्टोरेज एंड रिट्रीवल हम बता दिए कि लार्ज चंक और स्मॉल चंक दोनों में फ़ायदा और घाटा क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेके बता दिए। देन फिर चंक ओवरलैप के बारे में हम लोग बात किए। तो ये था तुम्हारा चंकिंग के बारे में जो भी चीज़ें तुमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये होगा कि अलग अलग टाइप की चंकिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है कि तुमको एक डॉक्यूमेंट दिया जाए तो कैसे कैसे तुम उसको अलग अलग चंक्स में बांटोगे। इट कैन बी बेस्ड ऑन अ पैराग्राफ, it can be based on fixed number of words or characters, or it can be based on one particular section of your document, or it can be based on putting all the semantically similar things, be it paragraph sentences, together। मतलब भले कोई पर्टिकुलर चीज़ पेज नंबर 3 पे हो किसी पीडीएफ में, देन अगर पेज नंबर 6 में रिप्रेजेंट करिए तो दोनों को साथ में ले आओ, ऐसा हो सकता है। एजेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। सो या दैट वाज ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिख सकते हो कमेंट्स में, वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर इफ़ दैट कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग विच आई फील शुड हैव अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो, तो वो भी ज़रूर करेंगे। सो आराम से देखो और आराम से समझो चीज़ों को। दैट वाज ऑल। सो या गुड नाइट, बाय बाय।